हेलो बच्चों, तो आप सभी फिजिक्स वाला सर को जानते ही होंगे। ही इज़ सच ए इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी कि पहले उन्होंने अपने चैनल पे IIT JEE फिज़िक्स केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट पहले फ्री में रख दिया, और उसके बाद भी क्योंकि उनको सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, उनको ऐसा लगा कि कहीं कुछ कमी है, इसलिए उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया जिसमें उन्होंने उससे भी ज़्यादा जो चैनल में कंटेंट उन्होंने डाला था उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी एजुकेशन एकदम नॉमिनल कॉस्ट में आप सबको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए उसमें कॉस्ट इतनी ज़्यादा नॉमिनल है कि लगभग हर एक बच्चा उस ऐप को एफर्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी किसी भी वजह से अगर आप उनके साथ अब नहीं जुड़ पाए हैं उस ऐप में, तो देखिए हम आप पे ले के आ गए हैं सर के DPP 01 का सोल्यूशन। DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 01 का सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना DPP 1। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए हमसे कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमसे पूछा गया है हमें -1 कूलम को क्रिएट करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। ठीक है, मतलब हमको चार्ज दे रखा है -1 कूलम, और हमसे पूछ लिया गया है हमें इतना चार्ज क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अब तक आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ ही गया होगा, +- NE। Q की वैल्यू आपको दे रखी है, E की वैल्यू होती है दैट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये फार्मूला की थोड़ी बात कर लेते हैं। फार्मूला आया कहाँ से है? फार्मूला एक छोटी सी डिफिनेशन से आया है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि होती है चार्ज ओनली एग्जिस्ट एज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसमें जो n की वैल्यू होती है वो एज ए इंटीजर ही एग्जिस्ट करती है। देखिए Q की वैल्यू आपको दे रखी है, E की वैल्यू आपको पता होती है, N की वैल्यू पूछ ली है, तो N की वैल्यू हो जाएगी Q/E। तो Q है हमारा -1 और E हो गया, देखिए E की वैल्यू यहाँ पर लिखी है -1.6 × 10⁻⁻19। माइनस माइनस कर दिया, अब 10⁻⁻19 ऊपर चला गया, 10⁻19 एंड 1.6। देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका है। एक देखिए इसमें से आप 10⁻³ बाहर ले लीजिए और उसको ऐसे तोड़ दीजिए, 100 × 10, 10⁻³ बाहर आ गया। अब बचा 10⁻, इसमें से 3 बाहर लेंगे तो 16 बचेगा। अब 1.6 है, 1.6 में से आप डेसिमल हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। पहले इसको 4 से काटिए तो आएगा 25, इसको 4 से काटा तो बचा 4, इसको फिर से 4 से काटा, इस इधर भी 25, लेकिन 25 × 25 हो जाएगा 625। तो n की वैल्यू आ गई 625 × 10⁻16। अब इसके 2 डिजिट पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, n की वैल्यू को, इसको ऐसे लिखेंगे 6.25 × 10⁻18। तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे इतना चार्ज क्रिएट करने के लिए। चलिए अब हम इसका पार्ट बी देख लेते हैं। तो पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी हमसे कह रहा है विच इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ऐसा हम कौन सा टेस्ट करें जिससे हम बता सकें कि कोई 2 बॉडीज़ हमें दे रखी हैं, वो दोनों चार्ज होनी चाहिए, दोनों में चार्ज है, दोनों चार्ज प्रेजेंट है। अगर आप क्या अट्रैक्शन से ये बता सकते हैं कि 2 बॉडीज़ चार्ज हैं कि नहीं, या फिर आप रिपल्सन से बता सकते हैं कि दोनों बॉडी में कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, देखिए जो अट्रैक्शन का फिनोमेना होता है वो एक चार्ज मतलब 2 चार्ज बॉडीज़ में वर्क करता है एंड 1 चार्ज एंड 1 अनचार्ज्ड बॉडीज़ में भी वर्क कर सकता है। लेकिन जो रिपल्सन का फॉर्मूला होता है, रिपल्सन का फिनोमेना होता है, वो केवल 2 चार्ज बॉडीज़ में ही वर्क कर सकता है। तो इससे आप बोल सकते हैं कि रिपल्सन इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ऑप्शन बी का आंसर हो गया रिपल्सन। ऑप्शन सी की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अभी हमको आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया कि चार्ज ओनली एग्जिस्ट एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमको पूछ लिया गया है
कि 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो आपको Q की वैल्यू दे रखी है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमसे पूछ लिया है ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले में हम Q की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे। अगर N एक इंटीजर आता है तो जो Q की ये वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि चार्ज ओनली एग्जिस्ट एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए, मैं अब तक डिफिनेशन इतनी बार बोल चुका हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, Q की वैल्यू हम रखते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻19 और N की वैल्यू हमें निकालनी है। E में चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए, 10⁻⁻19 -19 कट गया। अब हम इसको इधर लाते हैं, 0.8 माइनस 1.6, ऐसे दोनों से पॉइंट हट गया, तो आपका N आया -0.5। N की वैल्यू देखिए आपकी निगेटिव आ रही है। देखिए, निगेटिव से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव का मतलब होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी से जा चुके हैं जिस वजह से बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। देखिए, आप जो Q की वैल्यू वो पॉजिटिव है। देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में Q की वैल्यू निगेटिव आई थी। Q की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन कहीं से आए हैं, और N की वैल्यू मतलब Q की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। तो देखिए, N की वैल्यू निगेटिव आई है, इसका मतलब बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो N की वैल्यू आई है वो एक इंटीजर नहीं आई है, इसीलिए जो ये Q हमको दिया गया है डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है एन इबोनाइट रॉड इज़ रब्ड विथ फर। देखिए, यहाँ पर इबोनाइट रॉड जो होती है, इबोनाइट रॉड, ये जो रबर की रॉड होती है उसी को हम इबोनाइट रॉड भी बोलते हैं। इज़ रब्ड विथ फर। ठीक है, देखिए, हमने एक रबर की रॉड को एक फर के साथ रब किया है। देखिए, जो फर होता है, आपने बिल्ली देखी है, बिल्ली की जो सॉफ्ट सी स्किन होती है, उसकी सॉफ्ट सी स्किन को ही हम उसकी सॉफ्ट सी जो स्किन होती है वही फर होती है। देखिए, हमने एक रबर की रॉड को बिल्ली की स्किन से रब कर दिया है, मतलब फर से एक इबोनाइट रॉड को फर से रब किया है। एंड इज़ फाउंड टू हैव अ चार्ज ऑफ -3.2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम ऑन इट। ठीक है, देखिए, जब हम एक फर को इबोनाइट रबर की रॉड से रब करते हैं तो जो फर में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इबोनाइट रॉड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिस वजह से जो रबर की रॉड में निगेटिव चार्ज आता है और फर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए, यहाँ पर हमको निगेटिव चार्ज दिया गया है, इसका मतलब हमसे पूछा गया है कि इस रबर की रॉड में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं जिसकी वजह से इनमें निगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, देखिए, पार्ट फर्स्ट में आपको ये पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स इस रबर की रॉड में गए हैं जिस वजह से उसमें -3.2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम चार्ज आ गया है। ठीक है, आप फिर से ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q = +-NE। E की वैल्यू आपको पता होती है, Q की वैल्यू आपको दे रखी है, तो दैट इज़ Q/E। तो Q की वैल्यू आपको दे रखी है -3.2 इंटू 10⁻⁸, और E की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस माइनस कट गया। देखिए, N की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ से ये पॉइंट हट गया, इसको काटा तो 2 आया, तो 2 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 19, तो N की वैल्यू आ गई 2 इंटू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻11। देखिए, इतने इलेक्ट्रॉन जब फर में से रबर में ट्रांसफ़र होंगे तब फर में -3.2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का निगेटिव चार्ज आएगा। अब हमसे पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन फर आफ्टर रबिंग। ठीक है, देखिए, मैंने ये भी आपको बताया, फर में से कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तभी रबर में निगेटिव चार्ज आता है। देखिए, हम उसको कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स में
-3.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम का निगेटिव चार्ज था। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स फर में से रबर में गए तो अपने साथ -3.2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का निगेटिव चार्ज भी अपने साथ लेके चले गए, किसमें, रबर की रॉड में। तो मतलब जो फर है उसमें इतने चार्ज की डिफिशिएंसी हो गई, तो जो फर होगा उसमें इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज़ +3.2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम, इतना पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है हाउ मैनी मेगा कूलाम्स। देखिए पहले मेगा बता देते हैं। देखिए मेगा जो होता है वो होता है 10⁻6 और यहाँ पर आपसे बोला गया है मेगा कूलाम्स, ठीक है। देखिए 1 मेगा हो गया 10⁻6, दोनों साइड कूलाम मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 1 मेगा कूलाम इक्वल्स टू 10⁻6 कूलाम्स। देखिए हमने 1 मेगा होता है 10⁻6, तो 1 दोनों साइड कूलाम मल्टीप्लाई कराया, तो 1 मेगा कूलाम इक्वल्स टू 10⁻6। देखिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पे एक छोटी सी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप इनमें से सारी वैल्यूज़, सारी नहीं तो कम से कम टेरा से लेके फेमटो तक वैल्यूज़ सारी याद कर लेंगे, तो आपका जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इसलिए ये सारी वैल्यूज़ आपकी टिप्स में होनी चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। हाउ मेनी मेगा कूलाम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2.0 मोल्स ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमको देखिए 2 मोल न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस दिया है। देखिए न्यूट्रल इसलिए दिया है क्योंकि अगर उसमें जो पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तो हमको चार्ज में थोड़ा और वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको क्योंकि न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस दे रखी है तो हमको उसमें पूछ रखा है कि 2 मोल न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस में कितने मेगा कूलाम्स का पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज होगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो न्यूक्लियस प्रोटॉन पे चार्ज की वजह से आएगा और जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वजह से आएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम काम करते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम पहले ये निकाल लेते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। देखिए मोल्स दिए हमें 2 और एन की वैल्यू तो आपको पता ही होगी 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए ये हो जाएगा 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। देखिए हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा H2। तो ठीक है, हमने इसमें निकाल लिया कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने होते हैं। देखिए अब देखिए हम सबसे पहले एक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। देखिए एक H2 के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए इतने मॉलिक्यूल्स, देखिए ये जो भी नंबर है इसको ये मैं इसको x लिख रहा हूँ, x मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने इलेक्ट्रॉन्स से कितने प्रोटॉन्स होंगे। देखिए एक मॉलिक्यूल में 2 हैं तो x में 2x इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब 2 इंटू एक्स की x देखिए हमने इस वैल्यू को माना है 12.046 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन जो भी आप कह सकेंगे, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतनी प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो जाएंगे। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, सॉरी माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। तो
2 इंटू 12 पॉइंट, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 24.092 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो 24.092 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स में हमारा चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24.092 इंटू, देखिए 1.6, माइनस भी लिख देते हैं आगे, -1.6, और देखिए यहाँ पर 23 और यहाँ पर 19, 10⁻23 -19 कूलम, इतना चार्ज आ जाएगा। वन इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स में इतना चार्ज आ जाएगा। तो आंसर हो गया आपका, देखिए कुछ आता है कुछ 38.547, हाँ देखिए ऐसा ही कुछ आता है। आप चेक कर लीजिएगा, आपके घर में कैलकुलेटर तो हो गई, और वैसे भी आपको जब किसी कॉम्पिटिशन में आता है तो इतने छोटे मोटे कैलकुलेशंस तो आपको वहाँ पर करने ही पड़ते हैं। तो इसका देखिए आ जाएगा 10⁻4 कूलम्स। देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स में इतना हो गया, लेकिन हमसे पूछा गया कितने मेगा कूलम्स का चार्ज होगा। देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि 1 मेगा कूलम इक्वल्स 10⁻6 कूलम। मतलब 1 मेगा कूलम इक्वल्स टू 10⁻6 कूलम। तो फिर 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10⁻6 मेगा कूलम्स हो गया। तो इसका मतलब जो नंबर हमने पीछे लिखा था दैट इज़ 38.547 इंटू 10⁻4 कूलम्स, इसमें कितने मेगा कूलम्स का चार्ज हो जाएगा? ये हो जाएगा 38.547 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पर 4 है, 4 देखिए 6 है, ऊपर जाके -6 हो जाएगा, -6 मेगा कूलम्स का चार्ज हो जाएगा। ये देखिए ये 10⁻2, तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0.38547 मेगा कूलम्स। देखिए आप इसको इतना बड़ा नहीं, इसको आप 3 डिजिट तक ले जाइए। वैसे तो आप 2 डिजिट तक ले जाएंगे तभी सही है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए 3 डिजिट तक ले जाइए कम से कम इसको, 385 मेगा कूलम्स। तो इतना समझिए कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में इतने मेगा कूलम्स का चार्ज होगा। देखिए ये आपका निगेटिव होगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादातर चार्ज देख रहे थे, तो हमने कहीं छोड़ दिया होगा, लेकिन ये देखिए निगेटिव आएगा, मतलब इतना मेगा कूलम्स का चार्ज होगा। आप देखिए ये हम मान लीजिए आप प्रोटॉन का है, क्योंकि देखिए तो फिर एक प्रोटॉन में जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा 0.0385 मेगा कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा वो हो जाएगा -0.0385 मेगा कूलम्स। देखिए सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल। ठीक है, हमने एक पॉलीथीन पीस को एक वूल के साथ रब किया है। ठीक है, इज़ फाउंड टू हैव अ निगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, देखिए हमने जब पॉलीथीन पीस को उस वूल के पीस के साथ जब हमने रब किया तो पॉलीथीन पीस में कुछ निगेटिव चार्ज आ गया है, और जो चार्ज आया है वो है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड भी दे रखा है चार्ज का। देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बारे में कि पॉलीथीन पीस में निगेटिव चार्ज आया कैसे होगा। देखिए हुआ कुछ ऐसा होगा कि वूल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉलीथीन पीस में चले गए होंगे, जिसकी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन पीस में आए हैं उस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, और निगेटिव चार्ज की वजह से अब पॉलीथीन पीस में भी निगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब चलिए हम इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट हमसे कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि वूल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन पीस में गए होंगे, जिसकी वजह से कुछ निगेटिव चार्ज पॉलीथीन पीस में आ गया होगा। तो हमसे वही पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ से कहाँ गए होंगे। चलिए निकालते हैं फिर। ठीक है, हमको चार्ज दे रखा है -3 × 10⁻⁻7
कूलम। ठीक है, आपको देखिए इलेक्ट्रॉन का जो हाँ, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, देखिए आपको चार्ज पता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है। अब आपसे n पूछ लिया गया है, तो देखिए पहले एक फार्मूला बता देते हैं, Q = ±NE। तो यहाँ से n का जो फार्मूला बन के आया वो हो गया Q/E, और चार्ज आपको पता है -3 इंटू 10⁻⁻7, और जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए माइनस माइनस कट गया। देखिए सॉल्व करने का थोड़ा इजी तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ से पॉइंट हटा और यहाँ 0 लगा, तो 30/16 इंटू ये -7 था, -19 ऊपर गया, हो गया +19। देखिए अगर यहाँ पर 15 होता तो ये वैल्यू आती 2, लेकिन ये 15 से थोड़ी सी बड़ी है, तो वैल्यू 15 से 2 से थोड़ी सी कम आएगी। देखिए इसको हम मान लेते हैं 1.9। देखिए क्योंकि एकदम 15 से 1 पॉइंट बड़ी है, इसलिए वैल्यू ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए इसको हम 1.9 मान लेते हैं। हम यहाँ पर अप्रॉक्स आंसर निकाल रहे हैं, जिससे आपको कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी ईजिली आपकी कोई एक ऑप्शंस टिक कर सकें। ठीक है, देखिए हम -7 + -19, तो ये हो जाएगा 10⁻12। देखिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए था वो सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी हमसे कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए, पहले हम थोड़ा एक स्टेटमेंट लिख दें जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए आपसे पूछा गया ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे। देखिए कुछ हुआ कुछ ऐसा होगा कि 1.9 इंटू 10⁻12 electrons were transferred from wool to पॉलीथीन पीस, जिसकी वजह से पॉलीथीन पीस में निगेटिव चार्ज आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसकी वजह से। इसका पार्ट बी, इज देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, देखिए क्योंकि हमने अभी देखा कि वूल से पॉलीथीन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा ही सही लेकिन मास तो होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है वूल से पॉलीथीन में कुछ मास ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, तो ये आपका आंसर है यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ तो मास ट्रांसफ़र होगा ही होगा। देखिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आपके लिए फ्यूचर में इजी रहे इसलिए हम ये भी निकाल देते हैं कि कितना मास ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन्स का मास ये होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 1.9 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स में कितना मास ट्रांसफ़र हुआ। देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स का इतना मास हो गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का कितना मास हो जाएगा वो निकालना हमको। 1.9 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। देखिए हम यहाँ पर सारी चीज़ का अप्रॉक्स आंसर निकालेंगे। देखिए इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 9 ही मान लेते हैं, कि 0.1 ज़्यादा कोई खास डिफरेंस आएगा नहीं, और यहाँ पर 0.9 इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 × 9 हो जाएगा 18। और इन दोनों को देखिए ऐसे लिख लेते हैं 10⁻12 - 31। देखिए आ जाएगा कुछ 31 - 12, देखिए 11 - 2 हो जाएगा 9, 1 19। ठीक है, 10⁻−19, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, दैट इज़ 1.8 इंटू 10⁻−18 kg।
ठीक है। देखिए इतना इतना मास वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र होगा। देखिए यहाँ पर हम हर चीज़ का, देखिए हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अप्रॉक्स निकाले थे, और यहाँ पर जो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, देखिए हम जो हर चीज़ का आंसर निकाल रहे हैं वो अप्रॉक्स में निकाल रहे हैं। देखिए आपको कंपटीशन में आप किसी भी कंपटीशन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि सही ऑप्शन कौन सा है, तो आप हर चीज़ का अप्रॉक्स आंसर निकाल सकें, इसलिए हम आपको इजी ट्रिक्स बता रहे हैं। बाकी जो एक्चुअल आंसर है वो तो आप घर में कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर भी सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, वन हैविंग एन इनिशियल चार्ज प्लस क्यू। देखिए इससे पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं। देखिए अगर आपसे जब भी 2 आइडेंटिकल बॉडीज़ की बात हो रही हो, देखिए आइडेंटिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडीज़ आइडेंटिकल नहीं होगी तो चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे भी हो सकता है, फिर उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आइडेंटिकल बॉडीज़ की बात हो रही हो, देखिए मैं मान लीजिए 2 आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, एक में चार्ज है Q1, देखिए मेरी आइडेंटिकल नहीं दिख रही है लेकिन आइडेंटिकल बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। एक में चार्ज है Q1, दूसरी में चार्ज है Q2। मान लीजिए हमने इन दोनों को कांटेक्ट में रख दिया, और कांटेक्ट में रख दिया, थोड़ी देर कांटेक्ट में रखे रहे, दोनों में चार्ज का ट्रांसफ़र का जो फिनोमेना था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने इन दोनों को अलग कर दिया। देखिए इसमें जो चार्ज आ जाएगा वो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, और इसमें जितना जो चार्ज आएगा वो भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। लेकिन दोनों का आइडेंटिकल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से कह रहा है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, वन हैविंग एन इनिशियल चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, हमको कोई बॉडी दे रखी है, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज है प्लस क्यू, एंड द अदर इनिशियली अनचार्ज आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट। ठीक है, और कोई दूसरा जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें जो चार्ज है वो है 0। अब हमने इन दोनों को रखा कांटेक्ट में, कांटेक्ट में रखा, ये लीजिए रख दिया कांटेक्ट में। उसके बाद इन दोनों को अलग कर दिया। देखिए कुछ नाम दे देते हैं इनको, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इन दोनों को अलग कर दिया तो ए में जो चार्ज आ गया वो हो गया, देखिए Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ये चार्ज ऑन ए। चार्ज ऑन बी में जो आ गया वो हो जाएगा Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो मतलब दोनों में जो चार्ज आ गया वो हो गया Q बाई 2। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट तो सॉल्व हो गया। दैट इज़ व्हाट इज़ द न्यू चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पर ए और बी जो दोनों कंडक्टिंग स्फीयर थे उनका चार्ज निकाल दिया। दोनों में देखिए चार्ज Q बाई 2 आ गया है, दोनों में जो चार्ज है वो है Q बाई 2। ठीक है, अब देखिए हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी हमसे कह रहा है वाइल द स्फीयर्स आर इन कॉन्टैक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज मूव्ड टू वन स्फीयर कॉजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द 2 स्फीयर्स। ठीक है, पहले इतना समझ लेते हैं। देखिए बी पार्ट हमसे कह रहा है कि जब ये दोनों जो कंडक्टिंग स्फीयर्स थे जब कांटेक्ट में रखे थे, ये मान ए बी जब दोनों कांटेक्ट में रखे थे तब कोई एक क्या लिखा था, हाँ कोई रॉड है, मान लीजिए रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर के पास लाई गई। देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सो द क्लोज ऑन द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द रॉड हैज़ अ चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, जो इसके पास स्फीयर रखा था उसमें जो चार्ज आ गया, देखिए इसमें पॉजिटिव है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस साइड इस साइड निगेटिव और इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि इधर जो इसमें जो चार्ज आया है दैट इज़ कंडक्टिंग स्फीयर ए में जो चार्ज आया है वो है माइनस क्यू। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द अदर स्फीयर। ठीक है, हमसे चार्ज बी कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए हम आपको छोटा सा स्टेटमेंट बता रहे हैं, दैट इज़ टोटल चार्ज
ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, देखिए आपने पहले देखा कि पहले जब हमने इन दोनों को कांटेक्ट में रखा था तो इन दोनों में जो चार्ज ओवरऑल आ रहा था वो था Q। देखिए क्योंकि B में तो कोई चार्ज था नहीं, उसमें था ज़ीरो, केवल A में चार्ज था, दैट इज़ वो था +Q। तो ठीक है, इनिशियल चार्ज, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब जहाँ कोई चार्ज ना आए ना जाए, मतलब चार्ज का ट्रांसफर, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में एक चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बस तो समझिए। देखिए जो इनिशियल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। आप देख सकते हैं ये इनिशियल चार्ज है वो हमारे पास दिया है +Q, और फाइनल चार्ज की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके चार्ज को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट Q। देखिए हमने एक लेट किया है कि B में जो चार्ज है वो है स्मॉल q। देखिए जो फाइनल चार्ज आ गया, इन दोनों का देखिए ऐड कर लीजिए, -Q। इस पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पहले जो सिस्टम था उसमें था +Q, अब जो सिस्टम है उसमें है -Q +Q। तो देखिए इस Q की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से इस -Q को इस साइड ट्रांसफ़र कीजिए, +Q, तो Q की वैल्यू हो गई +2Q। तो ये गया आपका सॉल्यूशन नंबर 5। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर चार्ज बाय इंडक्शन। तो ठीक है, जिन बच्चों ने इंडक्शन की प्रोसेस नहीं पढ़ी हाथ खड़ा करेंगे। देखिए जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले वीडियो बंद करें और पहले इंडक्शन का टॉपिक पढ़ के फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड देन सेपरेटेड बाई अ लार्ज डिस्टेंस स्फीयर 1, ठीक है, स्फीयर 1 हैज़ चार्ज +Q एंड स्फीयर 2 हैज़ चार्ज -Q। ठीक है, देखिए पहले हमने दो चार्ज लिए हैं, सॉरी दो स्फीयर्स लिए हैं, ये स्फीयर 1 और ये है स्फीयर 2। हमने दोनों को इंडक्शन की प्रोसेस से चार्ज कर लिया है। देखिए दोनों आइडेंटिकल हैं, मेरे फिगर में कभी आइडेंटिकल दिखते नहीं हैं, वो बात अलग है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 को दोनों को इंडक्शन की प्रोसेस से चार्ज किया गया है। तो ठीक है, जिसकी वजह से स्फीयर 1 में +Q चार्ज आ गया है और स्फीयर 2 में -Q चार्ज आ गया है। तो देखिए उसके बाद पहले इन दोनों को इंडक्शन की प्रोसेस से चार्ज कर दिया गया और उसके बाद इनको बहुत ही लार्ज डिस्टेंस में रख दिया गया। देखिए लार्ज डिस्टेंस में इसलिए रखा गया है क्योंकि ताकि स्मॉल डिस्टेंस में रखा जाएगा तो इन दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट कैसे पड़ेगा, देखिए इसमें पॉजिटिव है तो ये कुछ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा इस साइड अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसमें इस निगेटिव चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड भाग जाएंगे, जिसमें इसमें इस साइड निगेटिव और इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए इनको काफ़ी लार्ज डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया है। अब हमसे बोल रहा है आगे, अ थर्ड स्फीयर इज़ इनिशियली अनचार्ज। सर अब ये थर्ड चार्ज कहाँ से आ गया, तो देखिए थर्ड चार्ज कहाँ से आ गया आपको क्वेश्चन में खुद ही बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ स्फीयर थर्ड इज टच टू स्फीयर 1, ठीक है, ये स्फीयर थर्ड जो है वो आया नहीं है, वो लाया गया है ताकि स्फीयर 1 उसके साथ टच में खेल सके। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या खेल रहा है। इफ़ स्फीयर थर्ड इज टच टू स्फीयर 1, ठीक है, देख, एंड सेपरेटेड एंड देन टच टू स्फीयर 2 एंड सेपरेटेड, देन व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ द 3 स्फीयर्स। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें पूरा निचोड़ के इसमें क्वेश्चन में निकाला गया है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को एकदम केस फर्स्ट से करते हैं। देखिए पहले स्फीयर थर्ड हमको बोला गया है अनचार्ज है। देखिए मान लीजिए इसमें 0 चार्ज है और इसको टच कराया गया है स्फीयर 1 से। स्फीयर 1 में जो चार्ज है यह है स्फीयर थर्ड, यह है स्फीयर 1।
इसमें चार्ज है प्लस क्यू। पहले इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया, मतलब दोनों को टच कराया गया और उसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर लिया गया। तो देखिए इन दोनों में चार्ज कुछ ऐसे आ गया होगा, Q प्लस 0/2, और इसमें भी आ गया होगा Q प्लस 0/2। ये थर्ड है, ये सेकंड है, सॉरी Q प्लस 0/2, मतलब दोनों में Q/2 और Q/2 चार्ज आ गया होगा। देखिए प्लस Q/2 है, प्लस Q/2 प्लस Q/2 चार्ज आ गया होगा। अब हमसे क्वेश्चन आगे कह रहा है एंड देन टच टू स्फीयर 1, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्फीयर थर्ड है उसको हमने टच कराया है। देखिए इसमें चार्ज कितना आ चुका है, थर्ड में चार्ज कितना आ चुका है, जो चार्ज आ चुका है वो है प्लस Q/2। उसको हमने टच कराया स्फीयर 2 से, हाँ ठीक है, स्फीयर 2 से, और स्फीयर 2 में चार्ज कितना है -Q, ठीक है। अब इन दोनों को चार्ज करेंगे तो देखिए आगे क्या होगा, दोनों में चार्ज फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस बार थर्ड की कहानी देख लेते हैं पहले, प्लस Q/2 एंड -Q। देखिए हमने जो ऊपर किया था Q1 प्लस Q2/2, देखिए हम इतनी देर से ये क्या कर रहे हैं, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। यही तो हम इतनी देर से अपने सारे क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में हमने लगाया है Q1 प्लस Q2/2। तो यहाँ पर भी वही लगा देते हैं Q1 प्लस, क्योंकि यह माइनस में है जो चार्ज 2 है तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम लीजिए, कुछ ऐसा आ जाएगा 3Q/4। एक मिनट गलती कर दिया लगता है, हाँ ये माइनस में आएगा, सॉरी ये 2 उधर जाएगा, -1, ठीक है, Q/4, हाँ ओके अब ठीक है। उस तरह देखिए सेकंड में भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, -Q प्लस Q/2/2। देखिए ये कुछ फिर से -Q/4। तो ठीक है, देखिए हमने आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ द 3 स्फीयर्स, ठीक है। देखिए पहले सबसे पहले 1 की बात कर लेते हैं। 1 में चार्ज कितना आया, 1 में चार्ज आ गया है, देखिए 1 में चार्ज आया, 1 में चार्ज कहाँ जाएगा, सॉरी देखिए सॉरी ये देखिए वहाँ पर 1 था, गलत कर दिया मैंने। जो 1 में चार्ज आया है, 1 में चार्ज आया प्लस Q/2। 2 में जो चार्ज आया है देखिए वो आ गया -Q/4, और थर्ड में जो चार्ज आ गया वो भी आ गया -Q/4। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 6। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, मतलब जी जान लगा दें, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस पर अच्छे से मेहनत करें, आप इसको आधा घंटा भी दे देंगे तब भी कम है, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अटैम्प्ट कर लिया, 1 2 3, देखिए 3 सेकंड का समय, पॉज करके अटैम्प्ट करिए। देखिए अटैम्प्ट किया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है अ टेबल टेनिस बॉल कवर्ड विद अ कंडक्टिंग प्लेट इज सस्पेंडेड बाय अ सिल्क थ्रेड। देखिए टेबल टेनिस की बॉल है, टेबल टेनिस की बॉल आपने देखी कि नहीं, एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल होती है येलो कलर की, उसको हमने एक कंडक्टिंग पेंट से, मतलब एक ऐसे पेंट से पेंट कर दिया है जिससे एज अ कंडक्टर वो अब बिहेव करने, अब एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगी है। उस बॉल को हमने एक सिल्क के थ्रेड से लटका दिया है बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स, 2 मेटल प्लेट्स के बगल में, जैसे कि आपका फिगर में देख ही सकते हैं। 1 प्लेट इज़ अर्थ, ठीक है। अब उन दोनों प्लेटों में से एक प्लेट को हमने अर्थिंग कर दी है, मतलब हमने उसको ज़ीरो पोटेंशियल, देखिए अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो पोटेंशियल होता है कि रुकिए आपको भी समझाते हैं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ के पढ़ते हैं। 1 प्लेट इज़ अर्थ, ठीक है। व्हेन द 2 प्लेट इज़ कनेक्टेड, when the other plate is connected, एक मिनट, when the other plate is connected to the high voltage generator, what will happen to the ball, ठीक है। अब हमने उनमें से एक प्लेट को हाई वोल्टेज कंडक्टर से, जनरेटर से, मतलब बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है। तो हमसे पूछा गया है अब उस बॉल के साथ क्या होगा, कोई मोशन होगा कि वो रेस्ट में हो जाएगी कि किसी मेटल से आके चिपक जाएगी, मतलब क्या होगा क्या उसमें। देखिए पहले थोड़ा देखिए हमने आपके लिए फिगर बना दिया है।
देखिए हमसे देखिए कह रहा है कि एक मेटल प्लेट को हमने अर्थिंग कर दी है। अर्थिंग मतलब हमने इसको ज़ीरो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, मतलब अगर इसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये अर्थ इससे सारे इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगी और इसको न्यूट्रल कर देगी, और अगर इसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो अर्थ अपने इलेक्ट्रॉन इसे देके इसको ज़ीरो पोटेंशियल में ले आएगी। मतलब इसके पास अर्थिंग कर दी है तो अब इसमें इसके पास ना इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसके पास उसकी ना उनका एक्सेस है, मतलब बस ये ज़ीरो पोटेंशियल में आ चुकी है अर्थ के साथ। और देखिए इसको हम क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हमने हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज की कमी नहीं है, अब इसमें भरपूर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इनफाइनाइट, जितना आपको चाहिए उतना है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि इस बॉल के साथ, इस कंडक्टिंग बॉल के साथ क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्योंकि अभी ये तो न्यूट्रल हो गया, ये ज़ीरो पोटेंशियल में आ चुका है। देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसमें कुछ निगेटिव चार्ज इस साइड डेवलप होगा और इस साइड कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसकी इधर क्योंकि निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, देखिए इससे कुछ अट्रैक्ट होगा। देखिए जब बॉल इससे अट्रैक्ट होगी तो बॉल इससे जाके एकदम जब टच हो जाएगी तो देखिए इसमें क्या होगा, दोनों में, क्योंकि इसमें पहले तो अभी न्यूट्रल थी, अब इसमें दोनों चार्ज होने लगेंगी तो दोनों, मैंने अभी आपको समझाया कि दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि दोनों को हमने टच किया है। तो ये तो पहले न्यूट्रल थी, इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ। देखिए अब दोनों में पॉजिटिव चार्ज, अब दोनों में रिपलिंग की फोर्स आएगी। अब जब ये रिपल होने लगेगा तो थोड़ी देर बाद देखिए अब हम ऐसे बना रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव तो इसको रिपल करने लगेगा और रिपल होके ये यहाँ तक जब पहुँचेगा तो इससे आके चिपक जाएगा। अब इससे आके चिपक जाएगा, इसमें क्योंकि पॉजिटिव था, मैंने कहा अभी कि ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसके पास एक्सेस है, मतलब इसको ज़ीरो पोटेंशियल चाहिए। देखिए क्योंकि अभी ये पॉजिटिव चार्ज हो गई है तो अर्थ अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र करके इस बॉडी को भी ज़ीरो पोटेंशियल पे ले आएगी। मतलब क्योंकि ये अभी पूरा सिस्टम हो चुका है, ये पूरा जितना भी है पूरा सिस्टम हो चुका है, तो अभी पूरे सिस्टम को अर्थ ज़ीरो पोटेंशियल में लाने का ट्राई करेगी। ज़ीरो पोटेंशियल के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को तो न्यूट्रल करना पड़ेगा। न्यूट्रल करने के लिए अर्थ अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगी, इसकी वजह से ये फिर न्यूट्रल हो जाएगी, पॉजिटिव से फिर न्यूट्रल, फिर यहाँ पर आएगी, फिर बॉडी एकदम सेंटर पे आ जाएगी और उसके बाद फिर ऐसा फिनोमेना होगा, फिर बॉडी में निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फिर से वापस इस आ जाएगी और इससे जाके अट्रैक्ट होगी, दोनों में फिर से पॉजिटिव चार्ज और फिर से बॉडी यहाँ पर आएगी और इसमें फिर से ज़ीरो पोटेंशियल हो जाएगा। तो मतलब ये ऑसिलेशन होने लगेगा, मतलब हमको इस बॉडी का ये जो टेनिस की बॉल है ये बहुत ही बढ़िया ऑसिलेशन करेगी। मतलब फर्स्ट टच्ड टू द हाई वोल्टेज metal plate and then to the metal plate at zero potential, finally resulting as a oscillatory motion, देखिए बॉल, टेनिस बॉल के साथ कुछ ऐसा फिनोमेना होगा। तो ये होगा आपका सोल्यूशन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है 5 balls नंबर्ड 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। ठीक है, देखिए हमारे पास 5 गेंदे हैं। क्या है? 5 गेंदे जिनको हमने नंबर कर दिया है, जिनको हमने नंबर दे दिया है, 1 से लेके 5 तक के नंबर दे दिए हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कुछ पेयर्स बनाए हैं। पेयर्स क्या है? देखिए पेयर्स, पहला पेयर है 1 2, ठीक है, दूसरा पेयर है 2 और 4, और जो तीसरा पेयर है एंड 4, 1।
शोज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। देखिए जो पेयर्स हमने बनाया है 1 और 2, 2 और 4, 4 और 1, देखिए इन दोनों बॉल्स के बीच में जो एक अट्रैक्शन की फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की फोर्स है, बट केवल अट्रैक्शन लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। ये जितने पेयर्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स है, ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल पेयर्स 2 and 3, 2, 3 एंड 4 and 5 शोज़ रिपल्सन, ठीक है, इनके बीच में है रिपल्सन की फोर्स, देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया है जो बॉल नंबर 1 है, मतलब जिस बॉल को हमने नंबर 1 मार्क किया है उसमें चार्ज क्या है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, मेड ऑफ मेटल्स, ठीक है। देखिए हम पहले बॉल्स बना लेते हैं। ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये हैं आपकी 5 गेंदे। क्या है आपकी 5, हेलो रुक चाहिए 2 मिनट, हाँ, ये है आपकी 5 गेंदे। क्या है आपकी 5 गेंदे, ठीक है। हाँ तो ठीक है, धीरे धीरे सारे केसेस चेक कर लेते हैं जिनमें जो नंबर 1 है, बॉल 1 है मेरा मतलब, वो पॉजिटिवली, निगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल क्या है सब कुछ चेक कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि जो हमारी बॉल, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज, तो मान लेते हैं बॉल जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। देखिए अगर बॉल, देखिए पहले ये देख लीजिए, हमें आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन में कि जिन बॉडीज़ के बीच में रिपल्सन होता है उन दोनों बॉडीज़ में कम से कम कोई ना कोई चार्ज तो होता ही है, ठीक है। 2 और 3 और 4 और 5 इन चारों के बीच में रिपल्सन की फोर्स है, मतलब 2, 3, 4, 5 इनमें कोई ना कोई चार्ज तो है, मतलब ये चारों न्यूट्रल नहीं हो सकती, चाहे 1 भले ही न्यूट्रल हो, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए अभी 1 जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। देखिए 1 और 2 के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स है और हमें पता है 2 में कोई ना कोई चार्ज तो है ही है, दोनों में अट्रैक्शन की फोर्स, तो दोनों में जो चार्जेस होंगे, मतलब हाँ जो चार्जेस होंगे वो अपोजिट होंगे, तभी तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स आएगी, मतलब ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। और देखिए 2 और 4 के बीच में भी अट्रैक्शन की फोर्स, मतलब 2 और 4 में भी जो साइन होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है। 2 में निगेटिव मतलब 4 में पॉजिटिव, ताकि दोनों में अट्रैक्शन की फोर्स आके सके। देखिए 4 और 1 में भी अट्रैक्शन की फोर्स है, देखिए 4 और 1 में भी अट्रैक्शन की फोर्स है। देखिए ये तो इस केस में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा 4 में पॉजिटिव आ गया और 1 में भी पॉजिटिव आ गया, तो मतलब जो बॉल 1 का पॉजिटिव का केस था वो तो रॉन्ग हो गया, मतलब बॉल 1 पॉजिटिव तो नहीं है, वरना अगर बॉल 1 पॉजिटिव होती तो ये बॉल निगेटिव आ जाती, ताकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स आ सके। मतलब ये केस तो कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए बॉल 1 में जो पॉजिटिव चार्ज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब केस 2 चेक कर लेते हैं। तो केस 2 हमसे कह रहा है निगेटिवली चार्ज, ठीक है। केस 2 हमने बॉल 1 को मान लिया निगेटिव चार्ज, 1 और 2 के बीच में है अट्रैक्शन की फोर्स, तो मतलब अगर 1 में आ गया निगेटिव तो 2 में आ गया पॉजिटिव, ओके। 2 और 4 के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स, 2 में आ गया पॉजिटिव मतलब 4 में आ गया निगेटिव, ठीक है। 4 और 1 के बीच में भी कौन सी अट्रैक्शन की फोर्स, 4 और 1 के बीच में। देखिए अब यहाँ पर फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दोनों के बीच में निगेटिव चार्ज, दोनों तो एक दूसरे को के बीच में रिपल्सन की फोर्स हो जाएगी अट्रैक्शन, जबकि हमें कुछ स्टेटमेंट्स में दिया गया है कि 4 और 1 के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स है, मतलब जो बॉल 1 है वो निगेटिवली चार्ज तो है ही नहीं, ठीक है। ये केस भी रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास केस 3 जो आता है वो है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल देखिए हमने न्यूट्रल को एन से लिख दिया है, एन से डिनोट किए दे रहे हैं, किससे भी कर लीजिए, 0 से कर लीजिए, एन से डिनोट कर लीजिए, जिससे आपको मन करे, ठीक है। अब देखिए हमसे बोल रहा है 1 और 2 में अट्रैक्शन की फोर्स आ रही है, ओके। 1 और 2 मान लेते हैं, देखिए निगेटिव चार्ज मान लेते हैं इसको। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि हमने सॉरी पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर कि क्या था, हाँ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होती है। हमने यहाँ पर वही फिनोमेना देखना पड़ रहा है, एक न्यूट्रल बॉडी है और एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब दोनों के बीच में कौन सी फोर्स आएगी, अट्रैक्शन की फोर्स, ओके। देखिए
अब 2 और 4 के बीच में भी अट्रैक्शन की फोर्स आएगी, तो मतलब अगर 2 में है नेगेटिव तो 4 में आ गया पॉजिटिव। ओके ठीक है। अब और देखिए 2 और 3 में डिपल्सन की फोर्स, मतलब 2 में नेगेटिव तो 3rd में आ गया नेगेटिव, ताकि दोनों के बीच में रिपल्सन की फोर्स क्रिएट हो सके। 4 और 5 में भी रिपल्सन की फोर्स, मतलब 4 और 5 में भी जो चार्ज होगा वो सेम हो गया, ये भी पॉजिटिवली चार्ज। ये केस देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, मतलब जो हमारी जो बॉल 1 है वो न्यूट्रल है। देखिए एक केस और आपको दिखा देते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव। ये केस भी आप अगर चेक करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट निकलेगा, क्योंकि देखिए हमको दोनों केसेस में जो बॉल 1 है वो न्यूट्रल मिल रही है, बॉल 1 जो है न्यूट्रल मिल रही है। तो हमें ओवरऑल तो आंसर दे देना है ना कि बॉल 1 में चार्ज क्या है, तो मतलब दोनों ही केस ज़रूर सही हैं, लेकिन हमें दोनों ही केस में ये ज़रूर मिलेगा कि बॉल 1 में जो चार्ज है वो न्यूट्रल आ रहा है। तो मतलब हमें ये केस दोनों सही हैं, और दोनों केस हमें ये बता रहे हैं कि जो बॉल 1 है वो न्यूट्रल है। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर, दैट इज़ बॉल इज़ न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। डी हमसे कह रहा है मेड ऑफ मेटल। देखिए तो बिल्कुल से गलत हो गया, क्योंकि हमने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि इबोनाइट रॉड जो कि एक रबर की रॉड होती है वो उसमें भी चार्ज होता है। तो इसका मतलब चार्ज होने का ये तो मतलब नहीं हो गया कि बॉडी मेटल से बनी हुई है। चार्ज होने का ये कहीं से भी कोई मतलब नहीं बनता कि बॉडी मेटल की बनी है, क्योंकि हो सकता है जो बॉल है वो शायद रबर की बॉल हो फिर भी उसमें चार्ज हो। देखिए डी भी रॉन्ग हो गया, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ न्यूट्रल। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट A1 इज़ V0। ठीक है, देखिए इस A1 पॉइंट पे जो वेलोसिटी है एक इलेक्ट्रॉन की वो है V0। ठीक है, वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ A। ठीक है, जो इसका एरिया दिया हुआ है वो A दिया गया है हमको। The velocity of electron at the end of contraction at point B where cross sectional area is 2A is V2। ठीक है, देखिए इस पॉइंट B पे जो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है वो दिया गया है 2A, और जो वेलोसिटी है इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था पॉइंट B पे, वो वेलोसिटी उसकी V1 दी गई है हमको। तो अब हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं V1 इज़ लेस देन V0, V1 इज इक्वल्स टू V2, V1 इक्वल्स टू V0। ठीक है, अरे ये सब छोड़िए, क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए तो जो एरिया दिया गया है हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। एरिया का इस क्वेश्चन में कोई वर्क नहीं है। देखिए इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करता है, यहाँ तक आता है, मान लीजिए यहाँ तक आता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव, तो दोनों में लगती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों में लगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो हल्का सा इंक्रीज़ करेगी। हल्का सा नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो जो V0 स्पीड थी, मान लीजिए कॉन्स्टेंट स्पीड V0 चल रहा था, तो जब यहाँ तक आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी हो गया सॉरी, जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ करेगी। देखिए जो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो Q1 Q2, देखिए मान लीजिए कि दोनों में Q चार्ज इंड्यूस होगा, Q² बाई, और ये मान लीजिए इनके बीच की रेडियस लेंथ हो गई R²। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन कुछ इंड्यूस होगा, कुछ एक्सेलरेशन आएगा इसमें Q² बाई R² m। ठीक है, देखिए कुछ एक्सेलरेशन इंड्यूस होगा, कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा इस इलेक्ट्रॉन में, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, सर पॉजिटिव का होगा, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होगा वो अट्रैक्शन की फोर्स फील करेगा, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इंड्यूस हुआ है
तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है हमारा पॉजिटिव है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, मतलब v1 इज़ ग्रेटर देन v0, v1 इज़ ग्रेटर देन v0, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मुझे कह रहा है अ ग्लास रॉड इज़ रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, ठीक है। देखिए कोई ग्लास रॉड है, इसको हमने रब किया है एक सिल्क क्लॉथ से, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अब कह रहा है द ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ प्लस 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, किसमें, ग्लास रॉड में, ओके। तो अगर ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आया है तो सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आया होगा। सर ग्लास रॉड में पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव क्यों आ गया होगा? देखिए इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड में से जंप करके इस सिल्क क्लॉथ में चले गए होंगे। देखिए अब इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जाएंगे तो अपने साथ जो चार्ज है उनमें वो भी ले जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ में गए हैं उनकी वजह से सिल्क क्लॉथ में आ गया नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई है इसीलिए यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए हमको बोला गया है, तो चार्ज है इस ग्लास रॉड में जो चार्ज हमको दिया गया है वो है प्लस 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ओके। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट ए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाई ग्लास रॉड, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में चले गए हैं, तो मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं वो कितने हुए हैं, मतलब उनका नंबर पूछा गया है। देखिए फिर से वही फार्मूला Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, तो यहाँ का N निकालना है तो Q बाई E, और Q दिया हमको 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखिए पॉजिटिव में दिया है, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देखिए माइनस 10 की पावर माइनस 19 कट गया, ये पॉइंट हटा, ठीक है। 600 काटेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स 16 3 232 या 2 टाइम्स, ठीक है। तो N की वैल्यू आ गई कितनी, 12, नहीं -12 क्यों आई सर? देखिए -12 इसलिए आई क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं, किससे, ग्लास रॉड से, कहाँ गए, सिल्क क्लॉथ में, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं, इस वजह से हमारा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है -12। सर ये सही है? देखिए हमने आपको बताया था जो N की वैल्यू होती है वो इंटीजर्स आ सकती है, इंटीजर्स में आती है। तो देखिए -12 आ रही है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो गए हैं ग्लास रॉड से, ओके। चलिए इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी हमसे कह रहा है फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क, ओके। देखिए नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास रॉड ने लॉस्ट किए होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस सिल्क क्लॉथ ने गेन किए होंगे। मतलब जितना चार्ज इससे चला गया है उतना ही चार्ज इस सिल्क क्लॉथ में आ गया होगा। मतलब ऐसे समझिए एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज था, अब वो जो इलेक्ट्रॉन है गया सिल्क क्लॉथ में, तो अपने साथ वो जो चार्ज था उस पर वो भी लेके चला गया, ठीक है। मतलब जितना चार्ज यहाँ से लॉस्ट हुआ उतना चार्ज यहाँ पर आया, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका चार्ज है प्लस 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, पॉजिटिव, मतलब इससे इतना चार्ज कहीं चला गया इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया इतना, और क्योंकि सिल्क क्लॉथ में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया है तो हो जाएगा -19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चलिए अब इसका करते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी से कह रहा है इज़ देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया कि ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ओके, ठीक है सर। देखिए माना कि इसका चार्ज थोड़ा छोटा है, लेकिन मास थोड़ा छोटा है लेकिन मास कुछ तो है, और जो सिल्क क्लॉथ ग्लास रॉड से जो मास ट्रांसफ़र हुआ है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं इसलिए मास भी ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो इसका पहला आंसर है यस, देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। ओके सर, अब ये भी बता दीजिए कि जो मास ट्रांसफ़र हुआ है वो कितना हुआ है। चलिए वो भी बता देते हैं आपको। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होता, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होता तो कितना मास ट्रांसफ़र हुआ होता, वो होता 9.1 × 10⁻31 kg। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31 kg ले लें, तो ठीक है ये ले लेते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होता तो इतना मास ट्रांसफ़र हुआ होता, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, यहाँ पर तो सर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। देखिए 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं कहाँ से कहाँ पर, बोलिए। देखिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वो ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो 12 इलेक्ट्रॉन का हो गया 12 × 9 × 10⁻31 kg। इतना मास ग्लास रॉड में से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। 12 9 जा कितना हुआ, 108 × 10⁻31। वो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 1.08 × 10⁻29 kg। तो इतना मास ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। तो देखिए ये वीडियो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं उतना अच्छा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी या।